आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड अब बेहतर होता हुआ दिख रहा है क्योंकि दिन के निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी लेकर अब बाजार कारोबार कर रहे हैं। पहले तो एक एक करके इंडाइसेस आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। खुले हालांकि अच्छे थे, उसके बाद एक गोता खाया, लाल निशान में फिसले और वहां से एक अच्छी रिकवरी हमने मार्केट में आते हुए देखी। हालांकि अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक रिकवरी है। 40 अंक ऊपर अब निफ्टी कारोबार कर रहा है, 17,700 के ऊपर आ चुका है। निफ्टी बैंक यहाँ 128 अंकों की मजबूती है, ये भी 40,000 के नजदीक ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली मिड कैप्स तो हालांकि सुबह से एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। मिड कैप इंडेक्स भी आपको ऑलमोस्ट .5% ऊपर दिखाई देगा और यहाँ .5% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स का भी सेम हाल है, यहाँ भी ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। 0.25% की मजबूती दिख रही है। फटाफट से संकेत देखते हैं इस समय बाजार के लिए क्या बने हुए हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। पहले तो एक बार एशियन मार्केट्स को देख लेते हैं। एशियन मार्केट्स में निकाई फ्लैट है, शंघाई 1% ऊपर है, हैंगसेंग फ्लैट है, कॉस्पी फ्लैट है और तो ज्यादा मोमेंटम है नहीं। अगर सिर्फ शंघाई को छोड़ दे तो बाकी बाजार फ्लैट टुवर्ड पॉजिटिव बात कर रहे हैं। ट्रेड इंपॉर्टेंट है अमेरिका के फ्यूचर्स जो रिकवरी दिखा रहे हैं और एक अच्छी रिकवरी है। अब 232 अंक ऊपर आ चुका है डाउ फ्यूचर और नेस्डेक का फ्यूचर आपको 125 अंक ऊपर दिखाई देगा। तो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप इसे देखेंगे तो 1% ऊपर अब डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर कारोबार कर रहे हैं। तो ये है फिलहाल की स्थिति इंटरनेशनल मार्केट्स की। चलिए तो फिर अब तक की बड़ी बातें क्या हैं, किस तरीके का ट्रेड देखने को मिल रहा है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। पहला तो जैसे हमने भी बताया निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी है। निफ्टी अब 17,700 के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक भी 40,000 के नजदीक है, यहाँ 125 अंकों की मजबूती है। मिड कैप्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पॉकेट्स अगर आप देखेंगे तो पावर स्टॉक्स में, एनर्जी स्टॉक्स में, ऑयल एंड गैस शेयर्स में हमने खरीदारी देखी है। आईटी एफएमसीजी थोड़े लेगार्ड्स हैं आज के सेशन में। छोटे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर्स हो, सरकारी बैंक हो, टायर स्टॉक्स हो, रिटेल स्टॉक्स जैसे कि शॉपर्स स्टॉप, स्पेंसर रिटेल जैसे शेयर्स एक अच्छा मोमेंटम आज दिखा रहे हैं। यहाँ पर तेजी बनी हुई है। अब करना क्या है रिमेनिंग सेशन में, इसे समझते हैं। प्रकाश गाबा से हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो 17,700 के इर्द गिर्द है फिलहाल तो निफ्टी। संकेत अमेरिका के फ्यूचर से भी बेहतर दिख रहे हैं। कोई ट्रेड लें यहाँ पर रिमेनिंग सेशन के लिए या छोड़ दें? छोड़ देना चाहिए। गुड आफ्टरनून दीपाली। उसका रीजन ये है कि सुबह मैंने बताया था कि 17,600 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक हम उसके ऊपर है तब तक ठीक है, लेकिन एक गैप अप खुला, नीचे आया, फिर एक वहीं पर चला गया। तो यहाँ पैटर्न, यहाँ पर अपमूव का थोड़ा गुंजाइश इतनी है नहीं। हो सकता है थोड़ा साइडवेज मूव मिले, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर लॉन्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट भी सर्टनली नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्केट ट्रैप जोन पर ट्रेडिंग नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती क्योंकि स्टॉप्स ट्रिगर हो सकते हैं ऑन द बोथ साइड। जब तक ये 17,760 पार नहीं कर लेता, फिर करीब रहेगा 17,800 850 का एक टारगेट बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है आज का जो लो लेवल से जो बाय था वो आज खत्म हो गया। हो सकता है आपको मिले, लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में नहीं है। ठीक है, अपमूव मिल सकता है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए इंडेक्स पर ट्रेड गाबा साहब सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। गाबा साहब स्टॉक्स तो निकाले होंगे, कुछ बताइए कहाँ है आपकी नजर? जी हाँ, मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल ठीक ही नजर आता है। यहाँ पर एक अपमूव है, साइडवेज जोन था, फिर एक आज अपमूव मिला है। इसका जो टेक्निकल अप ट्रेड कर रहा है 4,388, मुझे लगता है ये 4,500 तक जा सकता है आते दिनों में। स्टॉप होगा 4,350। तो अपोलो हॉस्पिटल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, और पर्सपेक्टिव भी 1 या 2 दिन का होना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है क्रॉम्पटन कंज्यूमर। क्रॉम्पटन का स्टॉप होना चाहिए करीब 397 का, अपसाइड टारगेट करीब 415 की पॉसिबिलिटी है आते दिनों में क्रॉम्पटन। ठीक है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल्स, ये 2 ट्रेड्स आपको रिकमेंड किए गए हैं। यहाँ आप ट्रेडिंग तेजी की तरफ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ बिग वॉइसेस की। 2024 के आम चुनावों को देखते हुए सरकार इंफ्रा और जॉब क्रिएशन पर फोकस करेगी। निर्मल बैंक के राहुल अरोड़ा ने कहा कि इंफ्रा और जॉब क्रिएशन से चुनिंदा कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिलेगी। तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। Infra would be a very, very big beneficiary. Ports, roads, highways, names like PNC Infra, KNR Constructions. You could even look at some names like Adani Ports, etc., which have very good assets underlying. आप Ultratech देख सकते हैं, JK Lakshmi mid cap में, नीचे small cap names में Birla Corp, Sagar Cement. I think cement will have a very good year अगर infra पे ज्यादा focus किया।
एंड आई थिंक ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं आशीष जी, जो पर डे के हिसाब से होते हैं, अगर इस तरह का इंफ्रा पुश होगा और उनका पर डे इनकम बढ़ता जाएगा तो आई थिंक रूरल कंजम्पशन को भी एक थ्रस्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक टाइम और प्राइस करेक्शन एफएमसीजी में भी आ गया था, तो आई थिंक नेम्स लाइक हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, इन पे भी थोड़ा फोकस हो सकता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर कुछ एक पॉकेट्स आपको बताई गई हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं स्लाइटली लॉन्गर रन में। लेकिन हम मिड कैप्स की बात कर लेते हैं। पहले तो इंडेक्स लेकर आते हैं आपके सामने। टुडे हाई के नज़दीकी कारोबार कर रहा है, यहाँ पर 0.5% से ज़्यादा की मजबूती है। पॉकेट्स काफ़ी सारी है मिड कैप्स में जो तेज़ी में आज ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगी। NBFC से शुरुआत कर लेते हैं। M&M फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, उज्जीवन, कैनफिन होम्स ये बढ़त दिखा रहे हैं आज के सेशन में। यहाँ आपको 4.5% तक के अप मूव्स दिखेंगे। सरकारी छोटे बैंक तेजी में है। PNB, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, धनलक्ष्मी बैंक, JK बैंक, यहाँ काफी अच्छा मोमेंटम है। आज 7% तक की तेजी आपको देखने को मिलेगी। पावर स्टॉक्स में करंट तेज है। टाटा पावर तो एक अच्छी मोमेंटम दिखाई रहा है, लेकिन उसके अलावा टोरेंट पावर, JSW एनर्जी, साथ ही ABB जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी आपको दिखाई देगी। टाटा पावर तो ऑलमोस्ट 4% ऊपर है। टायर स्टॉक्स में आज टॉप गियर में आपको दिखाई देंगे। JK टायर, अपोलो टायर, CEAT ये तेजी में है। यहाँ पर 6% तक के अप मूव हैं आज के सेशन में। फार्मा की बात की जाए तो यहाँ एस्टर DM हेल्थ केयर, वॉकहार्ड, अपोलो हॉस्पिटल्स ये कुछ शेयर्स हैं जो मोमेंटम दिखा रहे हैं तेजी की तरफ। 6% ऊपर है एस्टर DM, वॉकहार्ड भी 5.5% ऊपर है। अपोलो हॉस्पिटल्स का गाबा साहब ने भी जिक्र किया भी है, जहां पर ऑलरेडी 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये है कुछ मोमेंटम वाले स्टॉक्स जिन पर आप कर सकते हैं फोकस। लेकिन गाबा साहब, एक राय आपकी चाहिए टायर स्टॉक्स पर। JK टायर या अपोलो टायर ऑलरेडी हालांकि मोमेंटम में है, पिछले एक हफ्ते या पिछले एक महीने की चाल भी इन स्टॉक्स की तेजी की तरफ ही रही है, लेकिन एंट्री नहीं करने के हिसाब से कोई स्टॉक ठीक लग रहा है क्या? अपोलो टायर तो बाई मोड पर है काफी दिनों से। लेना है तो स्टॉक थोड़ा डीप करना पड़ेगा 255 के आसपास, लेकिन अपसाइड पॉसिबल है। मुझे लगता है आखिरी दिनों में 300 का जोन भी देख सकते हैं। वो एक नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट रहेगा। अब ट्रेड कर रहा है 267। रही बात JK टायर की, यस यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता है, लेकिन स्टॉप अगेन डीपर है। 150 के नीचे स्टॉप होना चाहिए। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है 170 के, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, और एक बार 170 पार कर लेगा तो फिर हायर जोन देखने को मिल सकते हैं JK टायर में भी। ओके, तो JK टायर, अपोलो टायर दोनों पर गावा साहब ने आपको अपनी राय दी है। दोनों स्टॉक्स हालांकि तेजी में फिलहाल कर रहे हैं कारोबार। लेकिन अब कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। दरअसल विनिवेश की गाड़ी पर सरकार आगे बढ़ गई है और सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द 8 कंपनियों के स्ट्रैटेजिक विनिवेश की तैयारी में है। इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। तो लक्ष्मण, पहले तो बताइए क्या है पूरी खबर और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका स्ट्रैटेजिक डाइवेस्टमेंट हो सकता है? देखिए, दरअसल सरकार ने जो नई पब्लिक एंटरप्राइजेस पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसके तहत कहा था कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए जो भी सरकारी कंपनियां उनका विनिवेश किया जाएगा। तो चूंकि फर्टिलाइजर नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, तो अब मुझे सूत्र ये बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने फर्टिलाइजर सेक्टर की 8 सरकारी कंपनियों की पहचान की है जिनका स्ट्रेटेजिक विनिवेश किया जाना है। ये जो 8 सरकारी कंपनियां हैं उसमें राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर यानी RCF, नेशनल फर्टिलाइजर यानी NFL, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड यानी FSCT जिसको कहते हैं, मद्रास फर्टिलाइजर, ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और 8वीं कंपनी है FCI अरावली, जिप्सम एंड मिनरल इंडिया। तो इन सभी कंपनियों में सरकार विनिवेश करेगी। इसका पहला चरण कह सकते हैं कि अभी शुरू हुआ है। हालांकि ये एक लंबी प्रक्रिया होगी। अभी सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने इसकी पहचान की है। नीति आयोग के CEO की अगुवाई में एक बैठक हुई थी जिसमें इस पर सहमति भी काफी हद तक बनी है। लेकिन सूत्र यह भी बता रहे हैं चूंकि यह संवेदनशील सेक्टर राजनीतिक रूप से, तो बहुत सरकार आक्रामक तरीके से इन सरकारी कंपनी का विनिवेश शायद ना करे। लेकिन ये एक बात जरूर है कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहला कदम सरकार ने उठा लिया है। तो पहला कदम सरकार ने उठा लिया है। प्रक्रिया थोड़ी लंबी रह सकती है, लेकिन फर्टिलाइजर स्टॉक्स एक्शन में हैं। RCF, NFL, फैक्ट आपको सभी स्टॉक्स, इनफैक्ट मद्रास फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा तेज है, 8% तक की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। शुक्रिया लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन इस बीच एक और इंपॉर्टेंट खबर आप सबके लिए, और वो ये है कि अगर आप त्योहारों में रेलवे से घर जाने की तैयारी में हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे टिकट बुकिंग की IRCTC की वेबसाइट अब हैंग नहीं होगी, यानी अब आपको पेमेंट में देरी या धीमी रफ्तार से छुटकारा मिलने वाला है। इस एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ हमारे साथ दीपाली नंदा मौजूद हैं। तो दीपाली, बताइए क्या तैयारी कर रहा है IRCTC फेस्टिव सीजन से पहले ताकि वेबसाइट हैंग ना हो? एक ऐसी समस्या है जो आमतौर पे कंज्यूमर फेस करता है।
जो बिल्कुल फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने जा रही है, खास तौर पर दिवाली, छठ, दशहरा, इस दौरान जो ट्रेन से ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक आम समस्या जो भी पैसेंजर IRCTC की वेबसाइट पर इस दौरान जाता है उसे यही मिलती है कि पेमेंट गेटवे सही तरीके से काम नहीं करता है। कई बार आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, टिकट बुक नहीं होती है, ओवरऑल जो वेबसाइट की रफ्तार है वो धीमी पड़ जाती है। इसके पीछे वजह ये होती है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक इन दिनों में IRCTC की वेबसाइट पर आता है। लेकिन अब हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि ये जो तमाम समस्याएं हैं इस बार दूर होती हुई नजर आएंगी, खासतौर पर उन पैसेंजर्स के लिए जो दशहरा, दिवाली, छठ के दौरान IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक कराएंगे। इसके लिए रेलवे ने एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है उसे हायर किया है, जो कि वेबसाइट पर नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रही है, जिसके चलते जितने भी टेक्निकल ग्लिचेस हैं वो दूर होते हुए हमें दिखाई देंगे। काफी तेजी से काम करेगी पूरी वेबसाइट। अगर एक अंदाजा के तौर पर देखें तो हर मिनट 30,000 से ज्यादा टिकट बुक होती है IRCTC की वेबसाइट पर, और फेस्टिव सीजन के दौरान ये संख्या दोगुनी हो जाती है। तो किस तरह से जो आर्ग्यूमेंट है, जो कैपेसिटी आर्ग्यूमेंटेशन है उसे बढ़ाया जाए, इसी के मद्देनजर एक बड़ा अपग्रेड करने जा रही है IRCTC फेस्टिव सीजन के दौरान। यही वजह है कि जो तमाम समस्याएं हैं वो अब दूर होती हुई नजर आएंगी। ओके, चलिए, तो एक आम कंज्यूमर के लिए बेहतर खबर कि अब दशहरा हो या दिवाली हो, और अगर आप ट्रेन की टिकट बुक कराएंगे IRCTC की वेबसाइट के थ्रू तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। शुक्रिया दीपाली ये डिटेल्स बताने के लिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे मनी कंट्रोल प्रो के बेहद ही आकर्षक ऑफर के बारे में। मनी कंट्रोल फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहें मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है, और इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर्स। इसीलिए देर न कीजिए, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाइए, 15 सितंबर तक इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाइए। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और इस बीच एक खबर इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देते हैं। और खबर ये है कि डेयरी सेक्टर के लिए जो अगला एक हफ्ता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं। लक्ष्मण से पूछ लेते हैं क्या खबर है। लक्ष्मण बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास। देखिए, जो अगले हफ्ते है वो डेयरी सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण समिट होने जा रही है, जो वर्ल्ड डेयरी समिट कहा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होगा, और खास बात यह है कि इस समिट में न सिर्फ दुनिया भर के डेयरी सेक्टर के दिग्गज आ रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी, जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी खुद इस समिट में हिस्सा लेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में अपना भाषण दे सकते हैं। और सूत्र ये बता रहे हैं कि इस प्रधानमंत्री मोदी के हिस्सा लेने के साथ ही सरकार इस दौरान भारत सरकार की क्या रणनीति है डेयरी सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए, इसका एक खाका सरकार यहां पे पेश करते हुए दिख सकती है। डेयरी सेक्टर में विदेशी निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में तब्दील किया जाए, इस पर रणनीति का खुलासा सरकार कर सकती है। इस पर फोकस हो सकता है इस पूरे वर्ल्ड डेयरी समिट के ऊपर। और ये जो है ये 12 सितंबर से शुरू होने वाला है ये डेयरी समिट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद हिस्सा लेंगे, और सरकार डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाने की रणनीति, निवेश बढ़ाने की रणनीति यहां पेश कर सकती है। ओके, तो ये अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि लक्ष्मण ने डिटेल्स बताई कि 12 सितंबर को जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वर्ल्ड डेयरी समिट में हिस्सा ले सकते हैं, और तब कुछ अनाउंसमेंट इस सेक्टर को लेकर हो सकती है। तो लक्ष्मण, कुछ आइडिया लग पाया है कि निवेश बढ़ाने को लेकर तो फोकस रहेगा, लेकिन क्या इसके लिए, क्योंकि इस मीटिंग में दुनिया भर के दिग्गज भी मौजूद रहेंगे, तो क्या कुछ और एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, दरअसल सरकार ने यहाँ पे पहले से ही एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का यहाँ पे सरकार ने ऐलान किया हुआ है। डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर को यहाँ पे सरकार व्यवस्था दी हुई है। तो इसके तहत फंड को कैसे बढ़ाया जाएगा, सरकार किस तरह से डेयरी इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेगी, इसका एक मसौदा आप सरकार की तरफ से आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन इस पूरे समिट की सबसे खास बात ये होगी कि यहाँ पे आप देखें कि दुनिया भर के दिग्गज जब यहाँ पर आ रहे हैं तो उनसे बातें सुनी भी जाए कि आखिर किन किन सेक्टर में किस किस जगह पे आपको
लगता है कि सुधार की जरूरत है ताकि आप निवेश करके यहाँ पर आएंगे। क्योंकि भारत, बता दूं कि दुनिया के मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डेयरी उत्पादन करने वाले देशों में शामिल है। तो भारत से हालांकि खपत भी काफी ज्यादा यहाँ होता है, तो डेयरी में निवेश कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट के क्या पोटेंशियल है, वहां किस तरह के प्रोडक्ट को किन किन क्षेत्रों में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसके भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। तो इस लिहाज से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ओके, शुक्रिया आपका लक्ष्मणी डिटेल्स बताने के लिए। तो मीटिंग इंपॉर्टेंट है और सेक्टर में निवेश बढ़ सकता है, फायदा डेफिनेटली उन कंपनियों का जो इस क्षेत्र में कामकाज करती हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट की। इस हफ्ते हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, एंजल वन के समीर चौहान और वेवस्ट्रेटेजी.com के आशीष क्याल। पहले तो फटाफट से इस वक्त का अपडेट आपके सामने ले आते हैं। बिरला कॉप में आशीष क्याल ने अपनी पोजीशन को बुक किया है 1033 के लेवल पर। हालांकि इनके टारगेट 1130 के थे। जो नया एडिशन किया है इन्होंने वो है वी गार्ड, 238 पर खरीदिए, 230 का एक स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट आप 255 का मेंटेन कर सकते हैं। तो ये नया एडिशन है। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। और अब तक के अगर फिलहाल की स्थिति आप देखेंगे रिटर्न की मुनाफे के मीटर में, तो लीड करते हुए आपको दिखाई देंगे तीनों में से ही रूपक डे, जिनका अच्छा रिटर्न पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है 13.5% का। दूसरे पायदान पर समीर चौहान 2.5% का रिटर्न, आशीष कल का पोर्टफोलियो 1.5% का रिटर्न दे रहा है। लेकिन समीत और आशीष दोनों से ही काफी ऊपर के रिटर्न्स रूपक डे लैंड कर रहे हैं 13.5% के आसपास के। चलिए रुकने हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे हिरनबा इंडस्ट्रीज के एमडी रघुराम शेट्टी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और आईटी की दिग्गज टीसीएस आज 18 साल की हो चुकी है। 2004 25 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहां से लेके आज तक की जर्नी जो है वो काबिले तारीफ है। करीब करीब 26% प्रीमियम पे उस समय पर टीसीएस का शेयर जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। कुछ और डिटेल जो आपको हिस्ट्री में लेकर जाएंगी, जहां पे कंपनी का प्राइस बैंड 775 से 900 रुपए के आसपास रखा गया था। उस समय पर इशू प्राइस 850 रुपए पर शेयर। आईपीओ का साइज करीब 4713 करोड़, जो उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार होता था। और सब्सक्राइब करीब करीब 7-7.5 गुना ये आईपीओ उस समय सब्सक्राइब होता दिखाई पड़ा। इसमें एचएनआई का इन्वेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा था। टीसीएस की जर्नी आपके सामने। 2004 में अगर आपने कहीं 1000 शेयर लिए होते तो रफली 8.5 लाख के आसपास वो बैठे होते। 2006 तक आते आते 2000 शेयर 1:1 बोनस के बाद, 2009 तक आते आते 1:1 बोनस के बाद 4000 शेयर, और 2018 तक आते आते करीब 8000 शेयर आपके पास होते, जिनकी आज के दाम पर अगर कीमत आप इवैल्यूएट करेंगे तो करीब करीब 2.6 करोड़ के आसपास बैठती है। प्लस हम सब जानते हैं कि टीसीएस किस तरह से बेहतरीन डिविडेंड देने में शुमार है। तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपने टीसीएस की देखी। टीसीएस इंपॉर्टेंट क्यों है? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये अपने बड़े नेक्स्ट पीयर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है, जहां पे रिलायंस पहली है और उसके बाद अगर कोई नाम शुमार है तो वो टीसीएस का आता है। निफ्टी 50 के कुल मुनाफे का करीब 10% हिस्सा अकेला टीसीएस लेकर आता है। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में करीब करीब 5.25 लाख कर्मचारी अकेले टीसीएस के अंदर कार्यरत हैं। तो इस तरह के एक बड़े स्केल के साथ ये कंपनी कामकाज कर रही है। टीसीएस का साइज इस तरह भी आप समझिए कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, यानी कि निफ्टी की 4 आईटी कंपनियों को अगर आप जोड़ देंगे तो अकेला टीसीएस की बराबर मार्केट कैप पहुंचता है, या उसके आसपास ही कहीं आता हुआ ये मार्केट कैप दिखाई पड़ता है। तो टीसीएस का साइज इस तरह से अंदाजा लगाइए। और लास्टली, इस ग्रुप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है टीसीएस? ग्रुप की कुल मार्केट कैप का करीब करीब 55% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल मुनाफे का करीब 50% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल कर्मचारियों का 57% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। और करीब करीब 93% टीसीएस के कर्मचारी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स और साथ साथ एक शानदार आंकड़ों के साथ टीसीएस का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी को अमृत मंथन में आज हम बातचीत करेंगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। किस तरह से बीते 75 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने ग्रो किया है, किस तरह से वो शेप अप होते हुए दिखाई पड़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर शुमार है, लेकिन 1947 में स्थिति नहीं थी। 1947 स्थिति आपके सामने है, जबकि 2.7 लाख करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था का एक जीडीपी साइज होता था।
35 करोड़ के आसपास की आबादी थी, लेकिन वहां से जो सफर है वो जरूर काबिल तारीफ है। करीब 236.65 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आज जीडीपी का नंबर है, जबकि देश की आबादी करीब 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो बीते 75 साल में ये जो आंकड़ों में फेरबदल हुआ है, ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके अंदर एक काफी बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिकेड्स के जरिए कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं, कैसे फेरबदल इन आंकड़ों के अंदर होता हुआ देखा है। 1950 3060 करोड़ डॉलर के आसपास भारतीय जीडीपी का साइज होता था, और ये वो दौर था जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था कई सारी दिक्कतों से गुजर रहा था। पार्टीशन होकर चुका था और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारे टर्मोइल्स थे, धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी। 1960 तक आते आते 0.04 लाख करोड़ डॉलर का ये नंबर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि रफ्तार तो आई, लेकिन रफ्तार उतनी तेज नहीं थी जो 1970 तक आते आते थोड़ी और बढ़ी। 0.09 लाख करोड़ डॉलर के आसपास ये नंबर पहुंचा, और 1980 तक आते आते 0.19 लाख करोड़ डॉलर तक ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। रिफॉर्म की गाड़ी को और तेज किया गया 1980 के बाद, जब 1990 में सरकारों की तरफ से काफी कोशिश करने के बाद 0.32 लाख करोड़ डॉलर के आसपास जीडीपी का नंबर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, और सन 2000 तक आते आते ये आंकड़ा और बढ़कर करीब करीब आधा लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो चुकी थी और कई सारे सेक्टर्स के अंदर बड़ा बदलाव भी देखा था। लेकिन जो 50 साल का मूव था वो अगले 2 दशक में बहुत ही शानदार मूव में बदला, जबकि सन 2010 में 1.5 लाख करोड़ डॉलर तक ये नंबर पहुंचा, और अब करीब करीब 3-3.25 लाख करोड़ डॉलर तक ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में एक बढ़िया जोरदार तेजी या जोरदार उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो आपने देखा किस तरह से सफर करीब करीब 3060 करोड़ डॉलर से 3,18,000 करोड़ डॉलर तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक बढ़िया ग्रोथ तो जीडीपी के नंबर्स में देखी, लेकिन एक और आंकड़ा आपके समक्ष रखते हैं, जो आंकड़ा भी भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को साफ दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय, जो कि एक समय पे करीब करीब 249-250 रुपए के आसपास होती थी, लेकिन आज वो करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तो 1947 में जहां 250 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति आय होती थी, वो आज 1.5 लाख रुपए के आसपास तक पहुंची कैसे, इस सफर को भी एक बार आपके सामने रख देते हैं, कैसे दशकों में एक बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर अच्छी ग्रोथ थी, और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के साथ साथ बढ़ रही थी आम आदमी की आय, और आम आदमी की आय कुछ इस तरह से बढ़ी कि जहां 1951 में 265 रुपए के आसपास एक आम आदमी की आय होती थी, प्रति व्यक्ति आय होती थी, उसने बढ़िया रफ्तार पकड़ी, और कहीं एक दशक के आसपास इसमें एक बड़े बदलाव हुए। यानी कि 1991 तक आते आते 7,000 रुपए तक ये प्रति व्यक्ति आय पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। ये रफ्तार और तेज हुई और बढ़त आई इसमें, जब 2000 तक पहुंचते पहुंचते ये 19,115 के आसपास पहुंची। यानी कि आप ये मान के चले कि 2 दशक में ही ये 20,000 रुपए करीब पहुंची, और वहां से लेकर 2011। नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित, और भारतीय बाजारों के अंदर एक बढ़िया वोलेटिलिटी देखने को मिली है, जहां पे शुरुआती तेजी, फिर बिकवाली, लोअर लेवल से पुल बैक, और वापस एक रेंज के अंदर अब इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 17,700 के इर्द गिर्द बना हुआ है। लास्ट टाइम 10:30-11 बजे के अराउंड 17,600 के इर्द गिर्द था, लेकिन वहां से 100 अंकों की रिकवरी के बाद 17,700 के आसपास बाजार कामकाज कर रहा है, और दिन का ऊपरी स्तर 17,764 के आसपास का बनाया था। तो वहां से तो नीचे जरूर आया, लेकिन फिर भी बाजार में लोअर लेवल से एक बढ़िया मूव है। निफ्टी बैंक खरीदारी के साथ कामकाज कर रहा है, और इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में भी करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन जो सुबह थी वो 1400 शेयरों में तेजी की थी, अभी भी 1400 शेयरों में तेजी की है, लेकिन सुबह डिक्लाइन थोड़े ज्यादा थे 1100 के आसपास, वो अभी भी 1300-1350 के आसपास है। तो करीब आप 55-45 का रेशियो मान सकते हैं एडवांस डिक्लाइन के। तो करीब करीब 50-50 का रेशियो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे हिरनबा इंडस्ट्रीज के एमडी रघुराम शेट्टी सर से। उनसे हम चर्चा करेंगे कंपनी के नंबर्स पर, रीसेंट डिटेल्स के ऊपर। इसके अलावा मार्केट्स को लेकर बातचीत करेंगे हम प्रकाश गाबा से, हमारे साथ वो भी बने हुए हैं, उनसे बातचीत होगी। लेकिन दोनों से बातचीत करने से पहले एक बार देख लेते हैं हेडलाइंस।